गुड मॉर्निंग। 10 के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। वीरूर में रहेंगे अगले आधे घंटे आपके साथ। और आज हमारे साथ रचना वैद्य .in की रचना वैद्य और निर्मल बांग से विकास सालुंके जुड़ने वाले हैं। बिग मार्केट वॉइसेस में आज हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ेंगे। पहले मेगा ट्रेंड बताने के लिए मैराथन ट्रेंड्स पीएमएस के सीईओ अतुल सूरी जुड़ेंगे हमारे स्टूडियो में। और क्योंकि आज मंगलवार है तो केडियानॉमिक्स के फाउंडर सुशील केडिया वो भी जुड़ने वाले हैं अपनी रॉकेट कॉल्स के साथ। क्या अभी भी मार्केट में रॉकेट्स हैं या कुछ मार्केट का आज के दिन के बाद मूड थोड़ा चेंज हुआ है, इस पर भी उनसे एक खास बातचीत करेंगे। लेकिन एक बार जरा पहले मार्केट की बात करते हैं। इस समय मार्केट में एक बहुत तगड़ी प्रॉफिट बुकिंग 20,100 से निफ्टी में वन वे प्रॉफिट टेकिंग। और अब हम 19,934 पर। बैंक निफ्टी 100 पॉइंट नीचे। लेकिन आज की असली कहानी है मिड कैप इंडेक्स। मिड कैप इंडेक्स 1000 पॉइंट नीचे इस समय 40,450 और एडवांस डिक्लाइन 1:11। हर बढ़ने वाले स्टॉक के सामने 11 गिरने वाले स्टॉक्स। और ये मार्केट ने खैर थोड़ी वार्निंग दी थी कि मिड कैप और स्मॉल कैप में अति हो रही है, बहुत ज़्यादा अति हो रही है, थोड़ा सा कॉशियस रहें। इंडिविजुअल स्टॉक्स की जहाँ तक बात कर रहे हैं, आज एक स्पेस जिसने इस पूरी की पूरी मिड कैप फॉल को एक तरीके से रिप्रेजेंट किया है वो है रेलवे स्पेस। एक बार रेलवे के सारे स्टॉक्स लेकर आइए। IRFC 12% नीचे अपने हाई से, इंटरडे हाई से। उसके अलावा RVNL इंटरडे हाई से करीब 13% नीचे। इरकॉन, रेलटेल, सारे के सारे स्टॉक्स देखिए इस समय किस तरीके से कोलैप्स कर रहे हैं। ये सारे के सारे स्टॉक्स बड़े मूव्स यहाँ पर। उसके अलावा कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर करेक्शन आ रही है, IRB इंफ्रा, वोडाफोन आइडिया, ये कुछ और स्टॉक्स जहाँ पर इस समय करेक्शन आ रही है। लेकिन खैर निफ्टी 9900 को डिफेंड कर रहा है अभी के लिए। और शायद ये एक अब आपके लिए एक जोन होगा वॉच आउट करने का। 9900 950 में एक बार फिर भी अगर आप स्टेबिलिटी आए तो मेरे ख्याल से एक अप्रोच यही रहेगी कि इस जोन में शायद एक बाइंग रहे विद 19850 का स्टॉप लॉस। वीरो जी हाँ, और रेलवे स्टॉक्स कहते हैं ना रेल बनना, आज रेलवे स्टॉक्स की रेल ही बनी हुई है। एक ही साथ एक क्रमबद्ध तरीके से अगर आप देखें डेल करते हैं। खैर देखिए मिड कैप में ज़रूरी भी था, अति थोड़ी सी हो गई थी तो लिक्विडेशन हायर लेवल से ज़रूरी भी था। अब एक काम करते हैं, रचना जी से बात करते हैं। रचना जी गुड मॉर्निंग। इंडिसेस पे आपका व्यू और कैसे अप्रोच करिए आप इंडस्ट्रीज को और आपके दो कन्विक्शन आइडियाज इस वक्त के। और एक बात और कहूँगा, रचना जी अगर कंफर्टेबल ना हो आप किसी ट्रेड के लिए तो आप स्किप भी कर सकते हैं मेरे प्रश्न को। Okay. Good morning. And yes, I'll go as per the comfort of the market and me. And यहाँ पे मैं इंडेक्स के बारे में सबसे पहले ये कहूंगी कि जितना स्ट्रॉन्ग ट्रेंड अभी एक घंटे पहले तक की बातों में हमें लग रहा था, मार्केट के कल के मुंह में लग रहा था, उन सबको देखते हुए पहली अगर ऐसी डिप आती है जैसी अभी शार्प आई है तो वो बाय आउट हो जानी चाहिए। अगर वो नहीं होती दैट मीन्स कि ये पुल बैक जो है वो खाली पुल बैक तक रुका नहीं रहेगा, रिट्रेसमेंट में कन्वर्ट हो सकता है। एंड उसके लिए हमारा फ्यूचर्स के हिसाब से 20,000 का निफ्टी का लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें कैश में ऑलरेडी वी आर मच लोअर, लेकिन निफ्टी फ्यूचर्स की अगर बात करें, अगर ये डिप को डिप बने रहना है और शार्पर पुल बैक में करेक्शन में नहीं कन्वर्ट करना है तो फ्यूचर्स को 20,000 का लेवल सस्टेन करना पड़ेगा। और इतने स्ट्रॉन्ग ट्रेंड्स में जहां सेंटिमेंट इतना पावरफुल होता है यूजुअली देयर इज अ चांस कि हो सकता है। तो हम 20,000 फ्यूचर्स पे बहुत अच्छे से नजर रखेंगे। अगर 20,000 गिव अवे होता है फॉर 15-20 मिनट्स और मोर, दैट मीन्स कि हम मल्टीपल डेज के करेक्शन की तरफ जा सकते हैं। तो फ्यूचर्स पे 20,000 पे अच्छे से नजर रखनी चाहिए। और जहां तक इंडिविजुअल कॉल्स की बात है तो अगर ये सपोर्ट आ जाता है 20,000 के आसपास फ्यूचर्स पे निफ्टी में, तो हम जहां बैंकिंग नेम्स में अभी अभी मूवमेंट थोड़े टाइम पहले ही शुरू हुई है, वहां पे ICICI बैंक में नजर रखेंगे। एंड ICICI बैंक के फ्यूचर्स को अगर मार्केट स्टेबलाइज होता है तो हम बाय करेंगे विद फ्यूचर्स के स्टॉप लॉस में 989 और अभी 993 के करीब है। तो 989 पे ऐसे अगर होल्ड करेगा तो ऊपर वाली साइड पे ICICI बैंक 1003 एंड 1010 की तरफ जाता हुआ हमें फिर से नजर आना चाहिए आफ्टर दिस पुल बैक एंड्स। और अगर ये नहीं होता, मार्केट में अगर करेक्शन फर्दर एग्रेवेट होता है तो डाउन साइड पे रियल एस्टेट के भी बहुत सारे नेम्स हैं और मेरे पास जो नाम है उसमें NMDC भी है।
तो एनएमडीसी के फ्यूचर्स को हम शॉर्ट कर सकते हैं, तो दूसरा कॉल शॉर्ट साइड पे देखेंगे। और एनएमडीसी में 142.5 पे फ्यूचर्स पे अगर एसएल लगाया जाए तो डाउन साइड पे यहाँ पे काफी स्पेस है, जो इस काउंटर को 135 एंड इवन 132 की तरफ विद इन अ डे और 2 लेके जा सकती है। ओके, चलिए ये होगी रचना जी की कॉल्स। विकास जी गुड मॉर्निंग। विकास जी आपका व्यू इस समय और कॉल्स। गुड मॉर्निंग अनुज जी। देखो, ओवरऑल व्यू तो कॉशियस रहेगा क्योंकि हमने देखा कि एक अच्छी रैली यहाँ पे देखने मिलेगी, थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग देखने मिलेगा। नीचे में 19,800 19,700 एक बेस है, तो उस बेस तक भी एक बार रिट्रेस हो सकता है। लेकिन ये भी देखना है कि आज वापस ही अगर क्लोजिंग मेंटेन रखता है 20,000 के ऊपर के, तो ऊपर की जो रेंज निकल के आ रही थी वो 20,360 के आसपास की, तो ये एक रेंज बन चुकी है। अभी मार्केट यहाँ पे मिड पॉइंट पे है, अगर यहाँ से रिट्रेसमेंट करना है तो 19,800 700 की रेंज तक आ सकता है। लेकिन स्टॉक स्पेसिफिक बात करूं तो मुझे लगता है डीवी स्लैब बहुत अच्छा काउंटर है यहाँ पे। आज हिसाब से वीकली चार्ट भी देखो, उसका लास्ट वीक में भी हमने देखा एक पॉजिटिव रुझान लेके ऊपर आ रहा था, तो डीवी स्लैब यहाँ पे बाय करने की राय रहेगी। 3700 के आसपास का स्टॉप लॉस यहाँ पे रिकमेंड करूंगा, और मुझे लगता है वापस ये 3970 के रेंज तक वापस ऊपर की तरफ आने का ट्राई करेगा। तो डीवी स्लैब मेरा मुझे लगता है यहाँ पे बाय करना चाहिए। थोड़ा भी रिट्रेस होता है इंट्राडे में तो ये अच्छी बात है कि अगर यहाँ से नीचे मिलता है तो भी बाय करके लेके जाना चाहिए। 37 एक अच्छा बेस बना चुका है, तो स्टॉप लॉस रखना है। दूसरा रहेगा मेरा कंडीशनल कॉल रहेगा एशियन पेंट। मुझे लगता है अगर वापस 3270 अगर ऊपर आता है मार्केट के साथ, तो वहां पे बाय करना चाहिए। कि मुझे लगता है कि डाउनवर्ड ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट उसने ऑलरेडी कल दे चुका था, उसके ऊपर क्लोजिंग रखा था, लेकिन आज वापस उसी रेंज के ऊपर वो ट्रेड करते हुए देखने मिल रहा है। लेकिन आज के मार्केट का अगर ट्रेंड देखें तो थोड़ा मार्केट यहाँ पे स्टेबल होता है और वापस ये 3270 के ऊपर निकलता है, तो मुझे लगता है ये अच्छा काउंटर बन सकता है। ऊपर में वापस 3400 के आसपास के टारगेट यहाँ पे देखने मिल सकते हैं, तो कंडीशनल कॉल रहेगा। 3200 का स्टॉप लॉस रहेगा, लेकिन बाय करना है 3270 के ऊपर, और ऊपर में जो टारगेट निकल के आएगा 3400 के आसपास का आएगा। ओके, चलिए तो ये इस समय की कॉल्स। अब एक काम करते हैं, बिग मार्केट वॉइसेस में बाजार की बिग पिक्चर समझते हैं। और आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मैराथन ट्रेंड्स पीएमएस के सीईओ अतुल सूरी, जिनके पास इक्विटी मार्केट में 30 सालों से ज़्यादा का अनुभव है, वो जुड़ गए हैं। अतुल सूरी मार्केट के मेगा ट्रेंड्स पकड़ने के लिए जाने जाते हैं, तो उनसे बात करते हैं कि क्या इस समय मार्केट में जो बड़ा ट्रेंड चल रहा है ये कंटिन्यू करेगा। अतुल जी गुड मॉर्निंग। 20,000 इतनी जल्दी आया, इतनी फास्ट आया, आज क्या मार्केट ने थोड़ा वार्निंग साइन दिए हैं? ये जिस तरीके से मिड कैप में करेक्शन आई, या ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है? अनुज, ये पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम है यार। देखिए, आप 20,000 का इंडेक्स है, आप भी इस मार्केट में काफ़ी साल से रहे हैं, तो कितने कितने करेक्शंस आते हैं। और मोटा मोटा जो स्टोरी होती है वो है कि भाई एज ए इन्वेस्टर कि भाई मुझे इन्वेस्ट करना है, कैश है, तो ये जो एलोकेशन कॉल्स रहते हैं। फिर अंदर स्टॉक्स की तो बात अलग है क्योंकि वो चेंज होते रहते हैं, बट मुझे लगता है कि अभी भी इस मार्केट में जूस है। मेरा इंडेक्स का टारगेट 21,500, एक साल से मैं ये बोल रहा हूँ, 20,000 पहुँचा है। मुझे लगता है कि और भी आगे है, वो यहाँ से भी समझिए 7-8% की और तेज़ी है। और ये एक छोटा अमाउंट नहीं है। आपको लगेगा 7-8% क्या है इंडेक्स में, बट देखिए इस साल जो है जनवरी से अब तक अपना निफ्टी क्या है 11% या कुछ बड़ा बिल्कुल, है। बिल्कुल। तो 8% उस हिसाब से छोटा अमाउंट नहीं है। और जो मार्केट एक इंडेक्स की रिटर्न अलग है, बट आप देखेंगे स्टॉक्स और सेक्टर्स में बहुत तेजी रही है। मुझे लगता है कि ये जो इंडेक्स की परफॉर्मेंस है ये म्यूटेड है, क्योंकि आप देखेंगे जो सबसे दो बड़े कंपोनेंट है इंडेक्स के, एक है बैंकिंग और दूसरा है खासकर लार्ज कैप आईटी। ये दोनों एक्चुअली साइडवेज रहे हैं। हाँ। तो अगर आप इसको निकाल दीजिए, जब हम रैंक करते हैं सारे सेक्टर्स को, हम देखते हैं कि मोस्ट सेक्टर्स ने आउट परफॉर्म किया है। ऑटो, कैपिटल गुड्स, ऑटोज, कैपिटल गुड्स, पीएसयूज, सब ने आउट परफॉर्म किया है। दो सेक्टर जो पीछे रह गए हैं वो सबसे ज्यादा वेटेज है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि शायद ये निफ्टी 20,000 का नहीं है। अगर आप बाकी का मार्केट देखो तो ये 21-22,000 का निफ्टी है। क्योंकि जो ब्रॉडर मार्केट है, इसलिए जो 8% या 7-8% की हम बात कर रहे हैं वो एक छोटा अमाउंट नहीं है। क्योंकि द वे द मार्केट की ब्रेथ है, एक रैली होती है, एक होता है इंडेक्स या बेंचमार्क, बट ब्रेथ ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि जो इंडेक्स चलता है बगैर ब्रेथ का वो बहुत तेज़ी से नीचे भी आ जाता है। एक या दो सेक्टर डोमिनेट करते हैं। जब भी क्रैशेस हुए हैं हिस्टोरिकली, आप देखिए एक या दो सेक्टर डोमिनेट करते हैं, बट जब मार्केट की ब्रेथ होती है स्टॉक्स वाइज, अगर मार्केट आप देखेंगे पिछले महीने करेक्ट हो रहा था
फिर भी रोज 10, 15, 20 स्टॉक लाइफ टाइम हाई कर ही रहे थे। तो मार्केट का सेक्टर ब्रेथ बहुत अच्छा है, मार्केट का स्टॉक ब्रेथ बहुत अच्छा है। देखिए करेक्शन चलते रहेंगे, एक्सेसेस होते रहेंगे, बट उस हिसाब से मुझे लगता है कि अभी भी इस मार्केट में जूस है। ओके, अच्छा देखिए लोअर लेवल से बहुत शानदार रिकवरी भी आई है। निफ्टी ने लो लगाया 19,915 का, और जो हमने बात की थी कि 19,900 to 20,000 के जोन में अगर स्टेबिलिटी आ गई, वो 19,850 अगर ना टूटे तो शायद रिकवरी भी आ जाए, और लोअर लेवल से बहुत शानदार रिकवरी। और इवन मिड कैप में भी वो जो 1:10 का एडवांस डिक्लाइन हो गया था, वो एकदम से रिकवर हुआ। अब 1:6 जो मिड कैप इंडेक्स 1000 पॉइंट नीचे था, अब वो 600 पॉइंट ही नीचे रह गया। तो अतुल, ये जो हुआ पिछले पूरे महीने, एक्चुअली लोगों की नॉर्मली कंप्लेन क्या होती थी कि निफ्टी 20,000 पे, मेरा पोर्टफोलियो 17,000 पे पड़ा हुआ था। हाँ। इस बार उल्टा हुआ है बिल्कुल, कि निफ्टी तो 20,000 पे भले ही है, मेरा पोर्टफोलियो तो ऑलरेडी 24-25,000 हो चुका है। बिल्कुल। और भले ही बीच बीच में वार्निंग आती रहे, लेकिन पॉकेट्स है, जैसे डिफेंस है फॉर एग्जांपल, या रेलवेज है फॉर एग्जांपल, दो पॉकेट ले रहा हूँ क्योंकि इन दोनों ने सिग्निफाई किया है मिड कैप रैली को। यहाँ पे क्या अप्रोच रहेगी अब इस समय? मैं एक स्टेप पीछे लेना चाहता हूँ तनुज। हम बात करते हैं कि ये स्मॉल और मिड कैप में बहुत एक्सेसेस हो गए हैं, ठीक है। ईयर टू डेट हम निफ्टी बात कर रहे हैं 10-11% ऊपर है, आपका स्मॉल और मिड कैप 30-35% ऊपर है। सो ये एक हमें बहुत बड़ा आउट परफॉर्मेंस दिख रहा है, हमको लग रहा है ये बबल है। हमने थोड़ा काम किया इस पे, हमने जो बोलता है रेशो चार्ट मतलब एक इंडेक्स को दूसरे इंडेक्स के साथ कंपेयर किया। तो हमने देखा कि अगर हम निफ्टी टू स्मॉल कैप इंडेक्स का अगर एक रेशो बनाए, तो अगर हम हिस्टोरिकली देखें तो यहाँ पे कोई एक्सेसेस नहीं है। जो 2008 है या 2018 है, यहाँ पे जो रीडिंग्स हमारी आई थी, ये तो उसके आधे ही रास्ते पहुंचा है। तो हमने सोचा भाई ये तो गड़बड़ लग रहा है, ये कुछ गलती तो नहीं हो गई। तो हमने जाके देखा कि अगर आप 2022 देखें, पिछला साल देखें, निफ्टी कुछ 4-5% ऊपर था, स्मॉल कैप इंडेक्स 14% नेगेटिव था। एग्जैक्टली। तो आप अगर 6 मंथ्स का रिटर्न देखें तो आपको लगेगा अरे भाई ये तो बबल है। आप 2 साल देखिए, आपको कौन रोकता है? तो उस हिसाब से अगर आप सिलेक्टिव, जो देखिए डेटा में स्टार्टिंग पॉइंट बहुत जरूरी होता है हमारे मार्केट में। वो जो हमारा व्यू होता है, जो चश्मा हम पहनना चाहते हैं, उसके हिसाब से हम स्टार्टिंग पॉइंट ले लेते हैं। 31 मार्च देख लीजिए तो आपको सब बबल लगेगा। बिल्कुल। आप 2 साल पहले का ले लीजिए तो क्या है? अक्टूबर 2021 से लेंगे तो नहीं लगेगा। बस निफ्टी क्या बड़ा है, पिछले साल 4-5%, इस साल 11, 15-16% 2 साल में, यानी क्या हुआ 7-8% साल का। वो एफडी के बस बेटर ही रहा है। तो उस हिसाब से क्या है कि अगर आप बहुत शॉर्ट टर्म देखें तो हमें लगता है कि ये बबल है, बट इसे अगर हम लंबे टाइम से देखें, 2 साल, मैं नहीं कहता 3-5 साल, उसमें तो और भी अच्छी पिक्चर लगेगी, बट अब 2 साल ही अगर इसको खींच लीजिए तो आप देखेंगे कि बॉस ऐसा नहीं है, इसमें और भी है। देखिए छोटे मोटे करेक्शन जैसे आज आ रहे हैं, आते रहेंगे, 3-5% का कोई नहीं जानता, बट द फैक्ट इज कि जो डायरेक्शन है, जो ट्रेंड है, आज जो मैं इन्वेस्टर हूं, मेरा क्वेश्चन क्या है कि मैं अगर पूरा बुक कर लूं, या अगर मेरे पास कैश है, या मेरे पास स्टॉक है, मेरे हिसाब से अभी भी इस मार्केट में जूस है, और मुझे लगता है कि आदमी होल्ड करना चाहिए और पार्टिसिपेट करना चाहिए। अतुल जी नमस्कार, वीरेंद्र बोल रहा हूँ दिल्ली स्टूडियो से। मेटल्स पे आपका व्यू क्या है सर? और इस बात को देखते हुए कि इस बार की जो साइकिल थी, मतलब 1500 का इंडेक्स 2020 में आज करीब 7,000 पे खड़ा है, ऑल टाइम हाई पे। कोलैप्सेस बहुत थिन थे, बहुत छोटे कोलैप्सेस थे। एक जो फीलिंग आती है ना कि मेटल्स की साइकिल ओवर हो गई है, सिक्लिकल स्टॉक्स हैं, अब कोलैप्स होंगे, वो नहीं हुआ अब तक। कल भी इस इंडेक्स ने ऑल टाइम हाई क्रिएट किया सर। आपका मेटल्स पे व्यू? तो ये जो मेटल्स का प्रश्न पूछ रहे हैं, मैं इसे थोड़ा जरा ब्रॉडन करना चाहता हूं। मैं इस कमोडिटीज के बारे में बात करना चाहता हूं, बिकॉज ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इम्पैक्ट होता है ब्रॉडर मार्केट पे। तो अगर आप देखेंगे तो कमोडिटीज पर से मेटल्स जैसे क्रूड है, ब्रेंट क्रूड भारत के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज अपना इंपोर्ट बिल है, काफ़ी सारी कंपनीज के लिए रॉ मटेरियल है। ब्रेंट क्रूड अराउंड 72-75 था कई महीने पहले, अब ये 90 तक हो गया है। तो ग्लोबली ऐसा लग रहा था, या लोगों की थिंकिंग थी कि जो पीक इन्फ्लेशन हो गया है और ये सब और करेक्ट होते रहेंगे, लेकिन हम देख रहे हैं कि काफ़ी सारे कमोडिटीज़ जो हैं, मेटल्स इंक्लूडेड, जो आपका प्रश्न था, बट मैं क्रूड को बहुत महत्व देता हूँ, ये सब थोड़े बढ़ गए हैं। और ये जो ग्लोबली इसका जो इम्पैक्ट ये हो रहा है कि इन्फ्लेशन, क्योंकि ये तो चलो हम आज स्मॉल कैप मिड कैप ये छोटी छोटी बातें हैं, ये तो मतलब T20 टाइप है, वो जो टेस्ट मैच की बात कर रहे हैं वो एक ग्लोबल एसेट मूवमेंट है। तो जैसे कमोडिटीज़ बढ़ रहे हैं, इनके कारण आप देखेंगे कि मैं सोचता हूँ सबसे ज़रूरी बात है कि US बॉन्ड यील्ड्स, बिकॉज बॉन्ड यील्ड्स जो US के होते हैं उससे काफ़ी सारे एसेट क्लासेस में फ़्लो होते हैं।
यूएस बॉन्ड यील्ड जो है 4.25 तक पहुंच गए हैं। तो अगर मैं देखूं तो मुझे अगर एक ही रेड फ्लैग चुनना हो, मुझे जो रेड फ्लैग है वो है यूएस बॉन्ड यील्ड्स का। बिकॉज जो हमको लगता था कि भाई पीक इन्फ्लेशन हो गया है, अब फेड काटेगा, वो जो है थोड़ा पोस्टपोन हो रहा है। तो कमोडिटी इन्फ्लेशन जो है एक इशू है। अगर मुझे लगता है कि हमारे मार्केट में बड़ा करेक्शन आ सकता है, वो इसी कारण आ सकता है कि अगर जो इन्फ्लेशन का नरेटिव है, जो पीक इन्फ्लेशन से बढ़ के चेंज होके अगर आए कि अगर यूएस फेड और रेट हाइक्स करेगा अग्रेसिवली, उससे क्या है कि इक्विटीज़ ग्लोबली करेक्ट हो सकते हैं और उसके कारण इंडिया में इम्पैक्ट आएगा। डोमेस्टिक जो है स्टोरी, डोमेस्टिक सेक्टर्स है, स्टॉक्स है, ब्रेथ की बात की, आई थिंक वहाँ पे जो पिक्चर है वो बहुत अच्छी है। तो सिंगुलर रेड फ्लैग जो है, एक अगर मैं चीज़ देखूं सुबह जहाँ पे मुझे कुछ चीज़ का डर लगता है, वो है यूएस 10 ईयर बॉन्ड यील्ड्स जो 4.25-4.30 पे है, क्योंकि अगर ये निकल गए यहाँ से तो ग्लोबल इक्विटीज़ पे प्रेशर आ सकता है। ओके सर, आपने क्योंकि यहाँ पे कमोडिटी इन्फ्लेशन के बात की जिक्र किया, ये बताइए कि निफ्टी एफएमसीजी इंडेक्स पे आपका व्यू क्या है? क्योंकि पार्टिसिपेट तो इसने भी बहुत स्ट्रांगली इस स्विंग में किया था। जून 2022 को ये इंडेक्स करीब 37,000 पे था, अब हमने 54,000 का इंडेक्स देख लिया रिसेंट मूव में। ऐसे में एफएमसीजी पे आपका आउटलुक? एफएमसीजी में भी जो है मुझे लगता है कि एक बहुत अच्छी जगह है, खासकर अगर मार्केट थोड़ा करेक्टिव होता है तो एफएमसीजी स्टॉक बहुत बार जो डिफेंसिव प्ले के तरह से उभर भी जाते हैं। बट एफएमसीजी में एक तो है आपकी जो नॉर्मल पर्सनल केयर, जो तेल साबुन की कंपनी है, वहाँ पे मुझे लगता है बहुत प्रेशर है, टॉप लाइन बॉटम लाइन बहुत कंपटीशन है, जो बड़े बड़े नाम है। बट एफएमसीजी में भी कई सेगमेंट्स हैं, जैसे फूड है, फूड रिलेटेड है, तो ये जो प्लेज हैं मुझे लगता है कि वहाँ पे ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ है। तो एफएमसीजी सिर्फ तेल साबुन नहीं होता मेरे हिसाब से, कि एफएमसीजी भी जो हमारे पीएमएस के पोर्टफोलियो में है 2 फूड स्टॉक्स हैं, हमको लगता है कि उनकी चाल ही अलग है। तो एफएमसीजी में भी मैं देखूंगा जो है फूड रिलेटेड। ये मुझे लगता है कि काफ़ी सारे सेक्टर्स में ऐसे, जैसे ऑटोज़ है, एक बहुत बड़ा सेक्टर है, बट ऑटोज़ में भी जैसे आप देखें जो इलेक्ट्रिक मोबिलिटी रिलेटेड है, चंद स्टॉक हैं, अगर आप उनकी चाल देखें तो वो बहुत ही अलग है। सो मुझे लग रहा है कि ये अच्छे सेक्टर्स हैं, बट इनमें भी जो नीश प्लेस हैं, पावर है, जो ग्रीन एनर्जी के रिलेटेड प्लेस हैं, वो अलग चाल है। और इनकी जो चाल है मुझे लगता है ये काफ़ी साल तक चलेगी, बिकॉज ग्लोबली द वर्ल्ड इज मूविंग टू एनवायरमेंट कंजर्वेशन, ऑल्टरनेटिव फ्यूल्स, ऑटोनोमस थिंग्स। तो इन स्टॉक्स में बहुत बड़ा एक रनवे हमें मिल रहा है। ओके, एक आखिरी सवाल फिर, इस समय सबसे बड़ी थीम क्या है आपके लिए? मुझे लगता है कि सबसे बड़ी थीम अगर हम देखें तो वो है डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग। आपके जो कैपिटल गुड्स, इंफ्रा और पावर, देखिए ये सेक्टर अभी 10 साल के लिए नहीं चले, 10 से 15 साल ये नहीं चले, इन्हें पैसा नहीं बना के दिया, तो उस हिसाब से ये क्या है, अंडर ओन्ड, अंडर लव्ड हो जाते हैं। और जब इनका साइकिल जब चेंज होता है, ये क्या है 6 महीने 1 साल में नहीं, अगर आप 10 साल का कंसोलिडेशन देखें, 10 साल के जो ब्रेकआउट्स होते हैं वो 6 महीने 1 साल में नहीं एंटर, ये काफी साल चलते हैं। ठीक है, करेक्शंस होंगे, एक्सेसेस होंगे, आज कल परसों, उसकी बात में हम बात नहीं कर रहे, बट मुझे लगता है कि ये जो हमारा मार्केट एक्सटर्नल वॉचिंग था, प्योर आईटी या प्योर एक्सपोर्ट ड्रिवन, ये एक्चुअली पूरा इंटरनल हो गया है। और जो डोमेस्टिक कंजम्पशन रिलेटेड है, डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग है, ये मुझे लगता है कि काफ़ी सालों तक थीम रहेगी। तो ये है अनलव्ड, अनग्लैमरस, अननोन, अनकवर्ड स्टॉक्स हैं, इनमें पैसा बनेगा। वो जो बड़े नाम थे, जो हम क्वालिटी बोलते थे, खराब कंपनी नहीं है, बट एट बेस्ट वो साइडवेज कंसोलिडेटिव फेज में बनेगी। पैसा यहाँ पे बनेगा, वहाँ के नाम तो अच्छे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया अतुल, आज हमारे साथ स्टूडियो में जुड़ने के लिए और ये सब बात करने के लिए। एक बहुत छोटा सा ब्रेक लेंगे और उसके बाद सुशील केडिया हमारे साथ जुड़ेंगे। मार्केट आज बहुत वॉलेटाइल है, देखिए फॉल आई, फिर रिकवरी आई, अब वापस गिरते हुए, और मिड कैप इंडेक्स में तो आज ब्रूटल करेक्शन है, करीब 2% नीचे। अब सुशील केडिया को जोड़ लेते हैं हमारे साथ। सुशील, गुड मॉर्निंग। 20,000 आ गया, अब क्या? देखिए 20,000 के ऊपर जाएगा, ये एक अनुमान लगाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि यहाँ निफ्टी की अगर चार्ट दिखा पा रहा हूं आपके पीसीआर, अगर इसे पैच कर दे प्लीज, तो इस ग्रीन लाइन के ब्रेकआउट के बाद 20,000 तक का प्रोजेक्शन इस प्रायर हाई के ऊपर बनता था। और आज का जो बाजार है वो थोड़ा भयावह है, ये अब बिल्कुल सतर्क हो जाने के स्तर है। निफ्टी के साथ साथ अब अगर आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो बैंक निफ्टी ने एक न्यू हाई बनाने से फेलियर किया है। तो डिसएग्रीमेंट जो इंडाइसेस का है, ये 2 चीजों को दिखाता है कि अगर कभी भी जब दोबारा करेक्शन स्टार्ट हो जाएगा, हो सकता है वो आज स्टार्ट हो चुका हो, कल तक उसका कंफर्मेशन मिलेगा,
तो सबसे ज्यादा ये लार्ज बैंक्स घटेंगे। और इनके अंदर की जो वीकनेस है, ये बैंक निफ्टी के इस फेलियर को भी दर्शाती है कि न्यू हाई तक नहीं जा पाया। तो अब यहाँ लार्ज कैप्स में तो बहुत ही सावधानी की जरूरत है। और बी ग्रुप में भी, जैसे कि आज पहले 1 घंटे में जोर का झटका धीरे से लग गया, 4 से 5% सबका पोर्टफोलियो डाउन हो गया 1 घंटे में। तो लार्ज कैप्स में उस तरह का वायलेंस नहीं आया जो बी ग्रुप में आया। तो बहुत ज्यादा सावधानी से काम करने का बाजार है। मतलब बी ग्रुप में या पोर्टफोलियोज में भी एक रिवर्सल की शुरुआत है क्या आज? अब क्या थोड़े से प्रॉफिट बुकिंग कॉल्स ली जाएं ज़्यादा, इससे ज़्यादा की बाय कॉल्स लेने के बजाय? बिल्कुल, अब यहाँ बहुत ही सिलेक्टिव होने का और बहुत ही चुन चुन कर काम करने का बाजार है। रोज ये ले लो वो ले लो, रोज 3%, 2%, 4% जो तूफान सा मचा हुआ था, आज उस तूफान ने एक झटका दिया है। तो सबको सावधान होने की और बहुत सिलेक्टिव होने की जरूरत है। सबसे ज़्यादा कॉशियस आप इस समय कह रहे हैं बैंक्स में हो जाएं, लार्ज स्टॉक्स में? सॉरी अनुज? सबसे ज़्यादा कॉशियस आप इस समय बैंक्स में, फिर लार्ज स्टॉक्स में? बिल्कुल, इंटरेस्ट रेट सेंसिटिव बैंक्स, ऑटोस, और साथ ही देखिए आईटी में भी। अभी आज आईटी ने कमजोरी नहीं दिखाई, पर अगर मैं आपको ये इन्फोसिस की चार्ट दिखाऊं, तो जब भी ये ट्रेंड रिवर्सल अगर मार्केट का यहाँ से कंफर्म हो जाता है, जो मुझे लगता है होगा, तो इन्फोसिस की चार्ट ने जो पूरा गैप डाउन करने के बाद जिस तरह से रिट्रेसमेंट बैक किया है, कि कभी भी इसमें जब रिवर्सल आ गया तो मुझे इन्फोसिस में एक नया लो आते दिखता है। 30% तक की अगर नीचे जगह है, इंडेक्स भले 8-10% घटे, पर लार्ज कैप आईटी में कोफोर्ज, इन्फोसिस, टीसीएस, इनमें 20 से 30% तक की अगर नीचे जगह है, तो बड़ा करेक्शन भी बन सकता है। और उसको बनने में हो सकता है 200-300 पॉइंट एक बार निफ्टी आंख में चौली आंख खेल ले, तो वो फाइन कॉल और 1-2 दिन रुक कर ही बनेगा। पर ये बहुत ही सतर्क रहने का बाजार है यहाँ से। ओके, सुशील जी, अभी यहाँ पर किसी स्टॉक पे आप लोगों ने शॉर्ट के लेवल्स आइडेंटिफाई किए हो, मतलब या फिर शॉर्ट करने का मन हो, एक्सट्रीमली ओवरबॉट ट्रैजेक्टरी में हो, ऐसे कौन कौन से विकल्प हैं? वीरेंद्र जी, मैं इतना स्पष्ट कहता हूं कि यहाँ कहीं कोई कंफ्यूजन का जगह ही नहीं है। मैं कह रहा हूँ 1-2 दिन और रुकिए। आज एक झटके के ऊपर में आप एकदम से इंपल्सिव डिसीजन नहीं ले सकते, पर जब वो लेवल्स टूटना शुरू होंगे तो वो लेवल्स बनेंगे, तब उन पर डिस्कशन करेंगे। अभी तो आपको मानसिक तैयारी करनी है। इन्फोसिस, टीसीएस, कोफोर्ज, आप सारे बैंक्स के अंदर में भी शॉर्ट सेलिंग बना सकते हैं, तो बनेंगे वो लेवल्स, तब डिस्कस करेंगे हम उनको। अच्छा, 1-2 स्टॉक्स पे आपका व्यू जो कि बहुत चले इस दौर में, पिछले 3 महीने में डोमिनेट किया, उन पे आपका व्यू क्या है? मान लीजिए आरईसी, पीएफसी जिसके पास था, अच्छा पैसा बना, अब क्या अप्रोच होनी चाहिए लेवल्स पे आपके मुताबिक? टेक प्रॉफिट एंड गेट आउट। पैसा लो और निकलो यहाँ से। ओके, टेक प्रॉफिट एंड गेट आउट। बल्कि इनको भी हम सिलेक्टिवली शॉर्ट सेलिंग की लिस्ट में इंक्लूड करेंगे। आज का दिन देखते हैं कहां तक बंद आता है। एकदम से हड़बड़ाना नहीं चाहिए, करीब करीब हम हैं उस पॉइंट पर ट्रोल्स को ध्यान में रखते हुए और श्योर हो जाए कल सवेरे तक। कल सवेरे से शॉर्टिंग शुरू करेंगे, तो उसमें ये पीएसयूज में भी जिस तरह का मैडनिंग रन अप आया है, सब में लास्ट 2 दिन में ग्रेवस्टोन दोजी बन गया, आज डार्क कैंडल बन गया है, तो अब ये कैंडिडेट्स बन जाएंगे कल से किसी भी रिबाउंड में शॉर्ट सेल करने के। ओके, अच्छा, 2-3 कॉल्स जो आपकी अच्छी चली, उसमें अब एक फॉलोअप हो जाए, जैसे फॉर एग्जांपल बीएससी हो गया या सारेगामा हो गया या एनडीटीवी हो गया, यहाँ भी प्रॉफिट बुकिंग की एडवाइस है या अभी भी इन शेयरों में आपका व्यू पॉजिटिव ही है? देखिए, बीएससी एक ऐसा है जो अभी भी आसमान पर टिका हुआ है और यहाँ पर मोटा मुनाफा है, और ये कल ग्रेवस्टोन दोजी बना के आज इसने भी एक डार्क कैंडल दे दिया। तो अब यहाँ पर जिनकी ट्रेडिंग पोर्शंस है बुक्स में, बीएससी की जितनी पोजीशन आपकी ट्रेडिंग पोजीशन है, उसको आप ये देखिए, इस तरह को आप स्टॉप लॉस बना लीजिए। और अब अगर 1218 के नीचे चलता है, तो जो ट्रेडिंग का हिस्सा है उसको तो आपको टेक प्रॉफिट करना ही पड़ेगा, अदरवाइज फिर टेक्निकल एनालिसिस करने का मतलब नहीं है। और 1218 के नीचे चले तो ट्रेडिंग का हिस्सा तो टेक प्रॉफिट है, पर मुझे लगता है कि कोई बड़ी बात नहीं कि 900 से नीचे जाए बिना बीएससी वापस 2500 हो जाए। तो उतने कुछ पोर्शन को रखिए, कुछ को छोड़िए। और एनडीटीवी और सारेगामा तो अभी चलना बाकी है। तो इनमें देखिए, एनडीटीवी की जो चार्ट है एक ट्रायंगुलर फॉर्मेशन में इनकैप्सुलेटेड है। जब तक ये निचला स्तर 210 का तोड़े बिना, ये येलो लाइन को वापस ऊपर आके 230-31 के ऊपर अगर निकल जाता है,
तो इसमें एक बड़ी चाल आएगी। और इंडेक्स के साथ सारे के सारे स्टॉक्स एक साथ टॉप नहीं होंगे। इंडेक्स भी कोई रातों रात कोई 2000 पॉइंट थोड़े घट जाएगा, आराम आराम से करेक्शन आते हैं। उस बीच में बहुत से स्टॉक्स ऐसे जो अगले 15 दिन में बढ़ सकते हैं, जिसमें सारेगामा और एनडीटीवी को हम अभी भी होल्ड करेंगे। इनमें मेरे को लगता है सारेगामा का अगला राउंड जो है तेजी का वो शुरू हो रहा है, और जब तक ये 360 380 के नीचे नहीं चलता है, हम सारेगामा में अभी 700 रुपए तक की बुलिशनेस में है। और सिमिलरली एनडीटीवी। और जैसे चेन्नई पेट्रो है, ये हमने 190 में लिया, 350 में लिया, और हमारे सारे क्लाइंट्स को हमने 510 में इसको निकल जाने के लिए कह दिया था। आज सवेरे 535 भी इसने दिखा दिया। तो अब ये चेन्नई पेट्रो का टॉप हो गया। अब यहां से ये भले 1% 2% बढ़ जाए, सारी दुनिया को ये ब्रेकआउट खरीदना है। और सारी दुनिया को खरीदना है तो बेच कौन रहा है? जो बेच रहा है वही महाबली, इसीलिए आज ऐसी कैंडल बनी है। तो जो भी आपके दर्शकों ने हमारे पुराने रिकमेंड पे चेन्नई पेट्रोल लिया हो, बहुत बड़ा मुनाफा मिल गया। लालच की एक सीमा होनी चाहिए, खाओ पियो और निकलो यहाँ से। एक स्टॉक जो होल्ड कर रहा है इस डिक्लाइन में भी वो है लार्सन एंड ट्यूब्रो। सुशील, यहाँ पर कोई व्यू आपका? लार्सन एंड टूब्रो पे देखिए, हम बिल्कुल अचंभित हैं। और जब स्पष्टता नहीं आए, इतना एक्सट्रीम ओवरबॉट है और ये तूफान बनता सा ही चला जा रहा था, एंट्री का कोई पॉइंट नहीं मिल रहा है। किस पॉइंट को मैं एंट्री बना के क्या स्टॉप लॉस बनाऊं? तो अब लार्सन एंड टूब्रो को हम विस्मित होकर देखते रहेंगे। हमारे लिए इसमें करने का कुछ नहीं, अभी फिलहाल कुछ नहीं है। टूब्रो में कुछ नहीं है फिलहाल। मार्केट अगर स्टेबल हो तो नेक्स्ट 2-3 स्टॉक्स जो आप वॉच आउट करेंगे यहाँ से बाय करने के लिए, अगर स्टेबिलिटी आ जाए तो? स्टेबिलिटी न भी आए मान लीजिए, तो जो लगार्ड्स है, तो जैसे मैं ए ग्रुप में अभी भी एचपीसीएल, बीपीसीएल, आईओसी, इनमें वापस से बाई सिग्नल कंफर्म होते के साथ इनको लूंगा। ये मुझे अगले 2-3 महीने के लिए ऑयल गैस और खास करके रिफाइनरी के स्टॉक्स में बहुत तेजी लगती है। चेन्नई पेट्रो ने थोड़ा ज्यादा एक्सेसिव मूव दे दिया। और ए ग्रुप में ऑयल एंड गैस स्टॉक्स के अलावा जो मीडिया सेक्टर में एनडीटीवी, सारेगामा, या स्मॉलर फार्मा में जैसे कोबरा ने आज बड़ा करेक्शन दे दिया तो नीचे ग्रैब है। या इंडिया बुल्स रियल्टी एकदम तलहटी तक चला गया था और अब इसका भविष्य बदल रहा है, ओनरशिप बदल रही है, एनसीएलटी में मामला पेंडिंग है। वैल्यूएशन के तर्ज पे आप देखो तो बॉम्बे बेस्ड रियल एस्टेट कंपनीज में ये चीपेस्ट स्टॉक है। तो आप सब कुछ तो जीरो करके बैंक में कैश तो पार्क नहीं करोगे, कोई नहीं करेगा। तो हम इन स्टॉक्स में बने रहेंगे और ट्रेडिंग अपनी जगह पे। ये सुशील जी अभी आपने कहा ना खाओ पियो निकलो, उससे एक स्टॉक एकदम से जहन में आ गया। लास्ट मंगलवार को आपका और मेरा इंट्रोडक्शन हुआ था, जुबिलेंट पे बात हुई थी 497 पे। अच्छा चला, एक हफ्ते में करीब 550 तक का मूव दिया, 10% का स्विंग, कोई कम नहीं होता है। यहाँ पे क्या व्यू बन रहा है आपका? देखिए, जुबिलेंट एक ऐसा स्टॉक है जिसमें ट्रेडिंग करके कमा के पैसे घर ले जाना सरल नहीं है। पर मीठी क्वांटिटी में इसकी डिलीवरी लेके हम अभी भी इसको 650-700 तक, करीब करीब समझिए 650 का हमने फोरकास्ट निकाला था। तो हर सप्ताह और हर दिन अगर छेड़छाड़ करेंगे तो फिर हम निवेश कब करेंगे? ट्रेडिंग का स्टॉक नहीं है, डिलीवरी के अंदर में हम इसमें बने रहेंगे। इसको खाते रहना है, खा पी के अभी निकलना नहीं है। ओके सुशील, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमारे साथ जुड़ने के लिए और ये सब बातें अपने रंगीन अंदाज में करने के लिए। थैंक यू सो मच। चलिए अब मार्केट में एक बहुत ही आज ब्रूटल करेक्शन है। ब्रूटल इज़ द वर्ड, क्योंकि जिस तरीके से मिड कैप कोलैप्स किए हैं, जो आज सुबह हमने एक वार्निंग भी दी थी कि मिड कैप में थोड़ा सा केयरफुल रहिए। लार्ज कैप में कोई दिक्कत नहीं है, देखिए लार्ज कैप में ये सब चलता रहता है और अभी भी हम 19,850 19,900 के ऊपर जब तक हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मिड कैप में एक ज़रूरत थी मार्केट को एक इस तरीके की डिक्लाइन की, वो आज आ गई करीब 2.5% इंडेक्स नीचे। ट्रेडर्स हॉटलाइन के लिए नीरज जी स्टूडियो में आ चुके हैं। नीरज जी गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। फार्म हाउस पिज्ज़ा खाते रहने का। हाँ बिल्कुल।